हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। तो हमने पिछली क्लास में चेदी वंश तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम चेदी वंश से आगे जो भी दिया हुआ है आपकी फाइल में, ठीक है, वो पढ़ेंगे। चेदी वंश से पहले हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, उसका एक रिकॉल करा दूंगा मैं फास्ट, और उसका रिकॉल करके फिर हम इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेदी वंश मैंने कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद में जो विदेशी लोगों का जो आगमन हुआ हमारे भारत में, जैसे कि ईरानी आए थे, यूनानी आए थे, तो उनके बारे में दिया हुआ है, हिंद यूनानी के बारे में। फिर हम शक के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर पहलव वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर हम गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो भी पढ़ा था उसका एक फास्ट रिकॉल करेंगे, जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, और अब ये जो क्लास है आपकी 18 नंबर की क्लास है और 17 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 17 नंबर की जो क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसको मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, हमने इक्ष्वाकु वंश को पढ़ा था लास्ट टाइम, और इक्ष्वाकु वंश के बारे में अगर हम देखेंगे तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक जो था वो था शांतमूल। इक्ष्वाकु से चाकू याद करा था और किसी को चाकू दिखा के शांत कर रहा था। आवीर यानी वो कहता है मैं अभी अभी ईश्वर से मिल के आया हूँ, तो ईश्वर सेन आवीर वंश से संबंधित है। वाकाटक वंश है, फाटक लगा हुआ था क्योंकि परिवार कहीं गया था, फाटक बंद था। बंद यानी कि विंध्य, विंध्य शक्ति हमने पढ़ा था, और विंध्य शक्ति जो थे वो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। परिवार कहीं पर गया था, तो प्रवरसेन प्रथम है और प्रवरसेन द्वितीय, दो नाम हमने यहाँ पर पढ़े थे। और प्रवरसेन द्वितीय की सेतुबंध नामक पुस्तक आपकी नॉलेज में होना चाहिए। इसके अलावा हमने सातवाहन वंश पढ़े थे। सातवाहन वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सातवाहन वंश के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि सातवाहन वंश के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम रखते थे। ठीक है, जैसे कि शतकर्णी आया, पर शतकर्णी के बाद में गौतमी पुत्र शतकर्णी हुआ, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ, शिव श्री शतकर्णी हुआ, और अंतिम शासक जो था वो यज्ञ श्री शतकर्णी हुआ। ठीक है, ऐसे करके इसमें ये सातवाहन वंश के राजाओं ने शासन किया, और इनका जो शासन है सातवाहन वंश का शासन, प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान जो है उनकी राजधानी थी। ठीक है, और कार्ले के चैत्य जो हैं वो सातवाहन वंश के प्रसिद्ध हैं, ये भी हमने पढ़ा था। सातवाहन शासक एक और पढ़ा था हमने, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती हाल जो है लिखी थी हाल ने, तो हाल विद्वान रहे हैं सातवाहन शासक है। इसके अलावा सा से सातवाहन, सा से शीशे के सिक्के। अगर ऐसे बोलते हैं शीशे के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसने चलाए, तो सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए। और अगर कहते हैं भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो सोने के जो सिक्के चलाने वाले थे सबसे पहले, तो सोने के सिक्के चलाए थे यूनानियों ने। ठीक है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ी थी कि सातवाहन वंश के राजाओं ने अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई थी, और अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है, और इन 29 गुफाओं में 9 और 10 गुफा जो है वो वाकाटक वंश से संबंधित है, और गुफा नंबर 16 जिसमें मरणासन राजकुमारी के बारे में दिया है, और गुफा नंबर 17 जो चित्रशाला है जिसमें बुद्ध जी के जन्म से मृत्यु तक के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अमरावती तो खैर हमें पता ही है। आंध्र सातवाहन वंश है, तो आंध्र यानी आंध्र प्रदेश समझ में आता है, तो अमरावती जो कला है वो भी इन्हीं से संबंधित है। इसके अलावा हमने एक नाम और पढ़ा था, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम था, जिसमें लिखा था कि एक अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री शतकर्णी, और यज्ञश्री शतकर्णी का जो एक मित्र था नागार्जुन। और नागार्जुन के बारे में बताया था कि नागार्जुन ने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? अश्वघोष। अश्वघोष बुक लिखी थी, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक थ्योरी दी थी। ठीक है, आंध्र सातवाहन ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, और यहाँ पर गौतमीपुत्र शतकर्णी सबसे प्रभावी राजा थे। कण्वंश को पढ़ा था। कण्वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व था, और सुशर्मन शासक था। अंतिम सुशर्मा की हत्या करके सिंधु के अशोक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने जो ये जो वंश पढ़ा था शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद में कौन आया था? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में कौन आया था?
वसुमित्र, वसुमित्र के बाद बस से जा रहे थे मित्र, ब्रज जा रहे थे ब्रज मित्र, भाग रहे थे मित्र तो भाग भद्र, और देवभूति तो है ही, फिर देवभूति ये शुंग वंश का अंतिम शासक था, ये आपकी नॉलेज में है, ठीक है। इसके अलावा हमने शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी कि शुंग वंश से ही संबंधित थे पतंजलि, मतलब पतंजलि राज पुरोहित थे शुंग वंश के राजा के, और पतंजलि ने एक बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, योग दर्शन, ठीक है, ग्रंथ लिखा हुआ है योग दर्शन पतंजलि, और पतंजलि का जो थे वो राज पुरोहित थे, किसके राज पुरोहित थे, पुष्यमित्र के, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग के एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर कई जो स्मृति ग्रंथ यानी कि मनुस्मृति मैंने आपको बताया था, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है तो मनुस्मृति है, और बताया जाता है कि ये जो मनुस्मृति है वो शुंग वंश के समय में इस ग्रंथ को लिखा गया होगा, और मनुस्मृति जो है वो एक विधि यानी कानून की किताब है, ठीक है। तो ये हमने रिकॉल कर लिया, जल्दी से फास्ट रिकॉल कर लिया, और ये 3-4 वंश इकट्ठे हुए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बोल दिया था कि भाई इनको आप कंप्लीट करें। अब हम इससे आगे के कुछ वंश हैं वो पढ़ेंगे। चेदी वंश में भी हमने पढ़ लिया था कि चेदी वंश का संस्थापक था महामेघवाहन, और इसी में चेदी वंश में तीसरे नंबर का राजा था खारवेल, और ये जो खारवेल है इसने हाथी गुम्फा अभिलेख जो थी वो खारवेल की प्रसिद्धि हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों की, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो कई विदेशी आक्रमण हुए ये आपको मालूम है। आक्रमणों में भी अगर देखा जाए तो ईरानी आक्रमण भी हुए थे और यूनानी आक्रमण भी हुए थे, ठीक है। ईरानी आक्रमण भी हुए और यूनानी आक्रमण भी। अब देखो यहाँ पर लिखा है पर्शियन या ईरानी, पर्शियन या ईरानी। अब ईरानी आक्रमणों में हम दो नाम विशेषकर पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं हम डेरियस फर्स्ट और दूसरा हम पढ़ लेते हैं डेरियस थर्ड, ठीक है। अब डेरियस सेकंड का तो खैर ज्यादा आता पता नहीं है, बट पहला और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत और पर्सिया, ये जरूर याद रखेंगे कि ये पर्शियन जो शब्द इस्तेमाल होता है यानी जो पर्सिया जो शब्द इस्तेमाल होता है वो ईरान के लिए होता है, क्योंकि पर्सिया जो है ना वो ईरान का प्राचीन नाम है, ठीक है। ईरान का प्राचीन नाम है पर्सिया। तो भारत और पर्सिया बोल दो या भारत और ईरान बोल दो, तो भारत और पर्सिया के जो संबंध है बड़े ही प्राचीन है। ईरान के फारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता, देखो जैन अवेस्ता हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हालांकि नई बात नहीं है। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या देखी गई थी, समानता। भारत पर विदेशी आक्रमण विदेशी शासकों के द्वारा हुआ। अब प्रथम विदेशी जो प्रथम ईरानी आक्रमण की बात करते हैं हम, जिसमें पहला विदेशी आक्रमण भी बोल सकते हैं, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किए 515 ईसा पूर्व में। ये 515 ईसा पूर्व में किसने आक्रमण किया था भारत पर, डेरियस फर्स्ट ने। किसने किया था, डेरियस फर्स्ट ने किया था, और ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण बताया जाता है। मैं बहुत पहले ही आपको ये चीज बता चुका हूँ, एक 515 का युद्ध, एक 331 का युद्ध, एक 326 का युद्ध, ठीक है। ये तीनों युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध है। अब देखिए, अब ये तो हो गया 515 का। अब बात आती है डेरियस थर्ड का, जिसमें 331 में अरुवेला के युद्ध में सिकंदर का सामना किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी ये प्रश्न बनता है कि अरुवेला का युद्ध कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है अरुवेला का युद्ध जो है वो 331 में हुआ था, जिसमें ईरानी आधिपत्य रहा। डेरियस तृतीय ने 331 में अरुवेला के युद्ध में सिकंदर का सामना किया था। किसका, सिकंदर का सामना किया था। तो स्वाभाविक है सिकंदर ही जीता होगा, क्योंकि सिकंदर अगर हार जाता तो वो 326 में भारत पर आक्रमण ही नहीं करता, लौट जाता हार के। तो स्वाभाविक है, ये हमें पता होना चाहिए कि डेरियस थर्ड ईरानी और यूनानियों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत पर ईरानियों का निम्नलिखित प्रभाव, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत पर जो ईरानी आए, तो ईरानी ने मान लिया आक्रमण किया, या कुछ ईरानी जो भारत में आए तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारे भारत में कुछ प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए हमने ईरानियों से क्या सीखा या ईरानी हमसे क्या सीखा, तो वो देखिए चंद्रगुप्त एवं अशोक कालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला पर ईरानी प्रभाव रहा है, ठीक है, ईरानी प्रभाव रहा है। और अशोक ने अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रक्रिया डेरियस फर्स्ट से ली है। मतलब जैसा डेरियस फर्स्ट प्रजा को संदेश देने के लिए अभिलेखों का उपयोग करता होगा, सेम वही की वही प्रोसेस जो है ना अशोक ने भी अपना ली, ठीक है।
भारत में खरोष्टी लिपि का विकास ईरान की एरोमाइक लिपि से हुआ है, यानी कि भारत के अंदर एक खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल भी हुआ है, बट ये खरोष्टी लिपि का जो संबंध है वो ईरान की एरोमाइक लिपि से है। किससे है? ईरान की एरोमाइक लिपि से है। तो ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, अब बात आती है यूनानी आक्रमण की। तो यूनानी आक्रमण को जब भी हम पढ़ते हैं तो यूनानी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है सिकंदर। ओके, देखिए, इस आक्रमण के अंतर्गत सिकंदर आता है, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम सिकंदर के सन्मुख सिंध व झेलम नदी के बीच स्थित तक्षशिला के राजा आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे के विजय अभियान में सिकंदर की सहायता की। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि आम्बी ने अधीनता स्वीकार करी थी और आम्बी की वजह से कुछ राजा जो है जैसे पौरस है वो हार गया था सिकंदर से, ठीक है। तो प्रथम देशद्रोही भी बोला जाता है आम्बी को, क्योंकि आम्बी ने किसी विदेशी व्यक्ति, अब विदेशी व्यक्ति से क्यों मिला वो? क्योंकि उसने उसको हरा दिया। स्वाभाविक है, अगर उससे पावरफुल राजा है तो वो राजा की बात मानेगा, नहीं मानेगा तो राजा उसे मार देगा ना, तो उसे तो अपनी जान बचानी है, तो उस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है झेलम यानी बितस्ता, बितस्ता का युद्ध है। इसे हाइडेस पीस का युद्ध भी कह सकते हो, ठीक है। हाइडेस पीस का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। बितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। ओके, तो सिकंदर का भारत में सबसे सशक्त विरोध झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पौरस या पुरु ने किया, ठीक है। तो देखिए 515 में डेरियस फर्स्ट का नाम आता है। 331 के अरुविला युद्ध में डेरियस थर्ड का नाम आता है। एक अच्छी बात है 331 में ये थर्ड थर्ड लिखा हुआ है, ओके। और फिर आती है बात 326 की। तो 326 में भारत पर आक्रमण किया इसने, तो आम्बी को हराया 326 में ही। और इसी 326 का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो है हाइडेस पीस का युद्ध, यानी कि जो झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के बावजूद भी पौरस पराजित हुआ। बाद में सिकंदर ने पौरस को उसका राज्य वापस कर दिया, यानी सिकंदर ने उसके राज्य पर अधिकार नहीं करा, क्योंकि वो उसकी बहादुरी से बड़ा प्रभावित था, ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। देखो ब्यास से मैंने आपको बताया भी था कि सेना को प्यास लगने लगी थी, इसलिए आगे नहीं बढ़ी, ठीक है, वापस आ गए। इस दौरान सिकंदर 19 महीने भारत में रहा है। लगभग 1.5 साल का समय जो है वो सिकंदर ने व्यतीत किया था हमारे भारत के अंदर, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण नगरों की स्थापना भी कर बैठा वो, जैसे एक निकैया यानी विजयनगर में है जो, और बुकेफॉल अपने घोड़े के नाम, यानी उसका घोड़े का नाम था बुकेफॉल। मान लो कभी आपसे ये पूछ ले कि भैया बुकेफॉल बताओ किसका नाम है, या बुकेफॉल जो है वो उसके घोड़े का नाम है, तो उसके घोड़े के नाम पे एक नगर उसने बसा दिया, ठीक है। और सिकंदरिया तो उसके नाम पर है ही, वो सिंध में, सिंध वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। वापस लौटने से पूर्व सिकंदर ने अपने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। यानी कि जब वो लौट के जा रहा था ना, तो उसने 4 क्षेत्रों में अपने क्षेत्र, अपना जो विजित क्षेत्र थे उनको बांट दिया था। और इन 4 क्षेत्रों को अलग अलग सेना नायकों को उसने सौंप दिया। जैसे प्रथम प्रांत सिंधु नदी के पश्चिमी भाग में स्थित भूभाग फिलिप के अधीन था। ये फिलिप कौन है? ये फिलिप जो है ना, यह है सिकंदर का पिता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग फिलिप के अधीन। दूसरा प्रांत क्या किया उसने? सिंधु व झेलम के बीच स्थित भूभाग आम्बी के अधीन। यानी कि ये दूसरा प्रांत था जो सिंधु और झेलम के बीच में था, तो वो उसने किसको दे दिया? आम्बी को दे दिया भाई, आम्बी को, ठीक है, क्योंकि उसने उसका सहयोग करा था। तीसरा प्रांत झेलम व ब्यास नदी के बीच स्थित भूभाग पौरस के अधीन। यानी कि ये झेलम व ब्यास नदी के बीच में पौरस के अधीन था। ये कौन सा प्रांत था? तृतीय प्रांत। तीसरा प्रांत जो था वो झेलम व ब्यास नदी के बीच स्थित भूभाग पौरस के अधीन था, यानी ये पौरस को सौंप दिया तीसरे नंबर का प्रांत, ठीक है। झेलम नदी के तट पर वो युद्ध हुआ था और ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था, तो ये दोनों नदियां महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो हिस्सा है वो तृतीय प्रांत, जो उसने किसको दिया था? पौरस के अधीन, ठीक है। चौथा प्रांत की अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के निचला भूभाग था, वो पिथौन के अधीन, यानी पिथौन उसका अनुयायी होगा या उनका उसका सेना नायक होगा,
तो पिथोन कह देता। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी आक्रमण, देखिए डेमेट्रियस नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के समय में आक्रमण किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूक्रेटाइडस वंश उधर मेनांडर को पढ़ा था, वो नागसेन बौद्ध भिक्षु वाला, वो आप पढ़ चुके हो। ये रहा मेनांडर, रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण इंडो यूनानी शासक था और मेनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए वाद विवाद में मेनांडर हार गया और नागसेन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपना नाम मिलिंद रख दिया। मेनांडर तथा नागसेन के इस वाद विवाद का वर्णन पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्नों में मिलता है। मेनांडर को पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के किनारे भी हराया था। ठीक है, अब बात आती है कि भारत में यूनानियों का क्या प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यूनानियों का रहा भारत में। पहला, सोने के सिक्के चला दिए भैया इन्होंने। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। अब यूनानी, ओके, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें थोड़ा सा, यूनानी, यूनानी, ठीक है, तो यूनानी का मतलब यू यानी तुम, नानी यानी कि तुम नानी के बारे में सोचो। ठीक है, अपनी नानी के बारे में सोचो, खुद की नानी के बारे में सोचो कि सोचिए हमारी जो नानी थी वो ज्योतिष जानती थी, ज्योतिषी, यानी वो किसी की भी हथेली देख के उसका भविष्य बता सकती थी, चाहे नहीं जानती हो बट याद कर लो यार, यहाँ लिखा है तो नानी से जोड़ोगे तो बड़ी जल्दी याद होगा। ज्योतिष जानती थी। बोले जब हम छोटे थे ना तो हमें ग्रहों के नाम भी नहीं पता था। ठीक है, तो ग्रहों के नाम भी हमें नानी ने याद कराए। हमें सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं, सोमवार मंगलवार, वो भी नहीं पता था, तो वो भी हमें नानी ने बताया। तो नानी बहुत अच्छी ज्योतिषी थी। नानी ने ही ग्रहों के नाम बताए और नानी ने ही 7 दिन। ओके, तो यहाँ पर यूनानियों के द्वारा ज्योतिषी, ग्रहों के नाम और 7 दिन हमने ये यूनानियों से सीखा है। ये जरूर ध्यान रखना है, ने सीखा नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, से सीखा, मतलब यूनानियों से हमने सीखा है। बात समझ में आ रही ना, यूनानियों ने नहीं सीखा, यूनानियों से सीखा है। तो हम नानी से सीख सकते हैं, हम नानी को थोड़ी सिखा सकते हैं, वो तो बूढ़ी है, उनको क्या सिखाएंगे हम। नानी से सीखा है, ज्योतिषी, ग्रहों के नाम, 7 दिन। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है देखो। अब यूनानी शासक के राजदूत हेलियोडोरस ने वेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वर्तमान में स्तंभ हेलियोडोरस का खम्मा कहलाता है। यूनानियों से भारतीयों ने सीखा ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली बनाना, देखो है ना, वार्षिक कैलेंडर, संवतों का प्रयोग करना, सप्ताह के 7 दिन और ग्रहों के नाम, हो गया काम। तो यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर जो अपन यूज करते हैं वो हमने यूनानियों से सीखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये हम बोलते हैं ना जनवरी फरवरी। अब जनवरी और फरवरी का कोई मतलब क्या है, हमारा हिंदी हिंदी अखबार तो अलग ही है, सावन भादों आषाढ़ वगैरह ये अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये क्या है, कभी सोचा हो, विचार किया हो आपने यार जनवरी का मीन्स क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाम है ना, ये यूनानियों के द्वारा दिए हुए नाम है, जिनको हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा जो है संवत जो है वो हमारा शक संवत है, और शक संवत यानी 78। इस शक संवत को ही हमने भारतीय जो है पंचांग माना है, और हम भारतीय पंचांग में शक संवत को फॉलो करते हैं। ये शक संवत कैसे आया, कब शुरू हुआ, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और जहां तक है हम आज ही पढ़ने वाले हैं शक संवत। ठीक है, एक शक संवत होती है, एक विक्रम संवत होती है। विक्रम संवत है तो वो 58 है, और शक संवत है तो 78 है। ओके, और एक हम पढ़ने वाले हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत जो होगी वो 320 ईस्वी, ये सब ईस्वी में ही है। ठीक है, ईसा पूर्व में नहीं है, सब ईस्वी में। और एक पढ़ने वाले हैं हम हिजरी संवत, एक पढ़ने वाले हैं हम हिजरी संवत। ओके, तो वो जहां तक है 622। ठीक है, हिजरी संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत और शक संवत, ये सारी की सारी संवत तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इन संवतों का क्वेश्चन बना देता है। और हमने 1-2 बार तो ऐसा भी देखा है कि एक कॉलम में तो उसने संवत दे दी, ठीक है, ईयर दे दी एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उसने क्या किया,
ऐसे लिख दिया शक संबद्ध है कि विक्रम संबद्ध है ना। और फिर इसमें पूछ लिया सही मिलान बताओ, है ना, सही मिलान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार बन सकता है, तो इसलिए हमें ये क्लियरली याद होना चाहिए और आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, यूनानियों के प्रभाव से भारत की मुद्रा में क्रांति आई। सुडोल और दोनों ओर अंकित सिक्के बनाना सीखा हमने, ठीक है। सिक्के पहले भी बनाते थे बट इसमें थोड़ा सा और भी मतलब उसमें क्लियरिटी आ गई, ठीक है। सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करना सीखा हमने। सिक्कों पर हम लेख उत्कीर्ण करते थे। और सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम यूनानी ने ही भारत में जारी किए, पहले बता चुका हूं। भारत की मूर्ति निर्माण की गांधार कला का विकास यूनानियों की हेलेनिस्टिक आर्ट से हुआ है। तो ये जो गांधार कला हमारी विकसित हुई है वो किसकी वजह से हुई है? यूनानियों की हेलेनिस्टिक आर्ट की वजह से हुई, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इन वर्तमान में, तो वो पढ़ रहे हैं हम हिंद यूनानी। और इन हिंद यूनानी में हमने किसके बारे में पढ़ा? ईरानी के बारे में पढ़ा। और किसके बारे में पढ़ा? यूनानी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शक की। तो हमें क्या करना है? हमें याद करना है एक ट्रिक, हर्ष पी के, ठीक है। हंस पी के। तो सोचिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो पी के आया है। और पी के आ रहा है तो वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, बिना कारण के ही हंसे जा रहा है, ठीक है। हंस पी के। तो हंस पी के एक क्रम है जो आपकी सीट में दिया हुआ है, वो वाला क्रम है जिसको हम ऐसे याद करने वाले हैं, ठीक है। हंस पी के का मतलब ऐसे हम याद करने वाले हैं हिंदी यूनानी, जो हमने अभी पढ़ लिया है। एस से हम पढ़ने वाले हैं शक, जो अभी अपन वर्तमान पढ़ेंगे। और पी से पढ़ेंगे हम पहलव वंश। और के से पढ़ लेंगे हम कुषाण वंश। ओके, तो हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। और इनके बाद में फिर शुरू हो जाएगा तुम्हारा गुप्त काल। तो फिर उन राजाओं के नामों का क्रम बन जाएगा। गुप्त काल के बाद में वर्धन वंश आ जाएगा। वर्धन वंश के राजाओं का नाम शुरू हो जाएंगे। फिर आगे जाके तमाम राजवंश पढ़ोगे, पाल वंश पढ़ोगे, राष्ट्रकूट वंश पढ़ोगे, चोल वंश पढ़ोगे, चंदेल वंश पढ़ोगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है पहली बार तो। हस पी के क्या याद रखना है? हस पी के। हस पी के की फुल फॉर्म क्या बताई? हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शक, मध्य एशिया की सीतियन जाति को वहां की यूची जाति ने 165 ईसा पूर्व में पराजित करके खदेड़ दिया। ओके, तो सीतियन जाति को वहां की यूची जाति ने खदेड़ दिया भाई। तो अब ये जाति अपने यहाँ हिंदुस्तान में आ गई। यही सीतियन भारत में आकर बस गए और शक कहलाए। ओके, शक घुमक्कड़ जाति थी और चारागाह की तलाश में भारत आए। सी हुआंग ती पढ़ा था, सी हुआंग ती 210 ईसा पूर्व में सी हुआंग ती ने क्या किया था? चाइना की दीवार बनवाई थी, ठीक है। और देखें, तक्षशिला का शक शासक मेउस, तो मेउस या मो, तो हमें इसको मेउस को ही याद करना बस केवल, ठीक है। ध्यान रहे, एक माउस अलग आएगा, माउस आने वाला है, आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? मेउस। जब हम पहला वंश पढ़ेंगे, ओके, कौन सा वंश पढ़ेंगे हम? पहला वंश पढ़ेंगे। तो पहला वंश के अंदर हम माउस पढ़ेंगे। बट हम शक वंश पढ़ रहे हैं ना, तो शक वंश के अंदर हम मेउस पढ़ेंगे। अब याद करने का तरीका देखो, मैं उसको हम ऐसे याद करेंगे कि मैं उस पर शक करता हूं कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं। मैं उस पर शक करता हूं। देखो मैं उस लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा तोड़ दिए। मैं उस पर शक करता हूं कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं। मैं उस पर शक करता हूं ना, तो मेऊश है और यहाँ शक। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है माउस, तो यहाँ पे लिखा पहला। पहला, ठीक है। तो पहलब को याद रखेंगे, पहला पहल से याद रखेंगे कि एक व्यक्ति है। पहलब का मतलब उसने पाल रखा है। क्या, किसको पाल रखा है? एक माउस को पाल रखा है। कुछ होते हैं ना वाइट चूहे जो होते हैं वो पाल लेते हैं, वाइट माउस जो है ना पाल लेते हैं ना, बस। तो पहलब को अपन को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। माउस से याद करेंगे अपन। अब देखो यहाँ पर एक तो मैंने आपको बता दिया म्यूस या मो, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। शकों की दो शाखाएं अपने भारत में विकसित हुई। तो भाई एक तो तक्षशिला व मथुरा के उत्तरी क्षत्रप कहलाए। जो तक्षशिला मथुरा के क्षेत्र में थे ना, वो उत्तरी क्षत्रप कहलाए।
और जो महाराष्ट्र व उज्जैन के थे वो पश्चिमी क्षेत्र कहलाए। ठीक है, तो महाराष्ट्र उज्जैन देखो तक्षशिला और मथुरा के उत्तरी क्षेत्र, और महाराष्ट्र व उज्जैन के पश्चिमी क्षेत्र हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक शासक नहपान को सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी ने पराजित किया था। जी हम उधर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नहपान के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एंड उज्जैन। ओके, तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखें थोड़ा सा, सिक्के प्राप्त। ठीक है, शक शासक रुद्रदमन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया। रुद्रदमन ने जूनागढ़ गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनवाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत करके, अब सुनिए जरा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण राजा का नाम आता है रुद्रदमन। आपको पता है कि जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पूर्व में आप पढ़ चुके हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सामंत पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया था। लेकिन जब ये जो झील है जर्जर हालत में हो गई, धीरे धीरे इसमें इसकी रिपेयरिंग करवानी थी, तो इसकी रिपेयरिंग जो करवाई थी वो किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने करवाई थी। और निर्माण तो उसने कराया था, बट कंस्ट्रक्शन जो है दोबारा से उसको अपडेट करा दिया किसने? रुद्रदमन ने। इसी सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण के लिए एक राजा और पढ़ेंगे अपन, वो गुप्त काल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को। ठीक है, यानी सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, उसके बाद में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने करवाया, फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो दोबारा फिर पुनर्निर्माण उसको स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक है, तो ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो कितने साल हो गए हम ये भी निकाल सकते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बना था, तो 300 के लगभग मान लो आप। ठीक है, 300 के लगभग मान लो ये झील बनी होगी। और ये रुद्रदमन जो है ये शक वंश का राजा है, क्योंकि ये जो अपन वंश पढ़ने वाले हैं तो ये शक संवत अभी 78 पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, 78 पढ़ोगे, तो जब ये 78 पढ़ोगे आप शक संवत, तो ये 78 ईस्वी है ना, तो एक विक्रम संवत 58 पढ़ोगे, तो ये वही समय है, मतलब माइनस खत्म हो चुका है और प्लस में हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 300 साल आराम से हो चुके हैं, तो 300 साल में उसकी हालत समझ सकते हो आप, क्योंकि ये झील है तो यहाँ पानी भरा रहता होगा, तो उस वजह से ये ज़्यादा डैमेज हुआ। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में एक अभिलेख जारी किया था वो रुद्रदमन, मैंने आपको बता रखा है कि रुद्रदमन ने पहला संस्कृत में अभिलेख जारी किया था। रुद्रदमन शैव धर्म का अनुयायी था, उदार शासक था। रुद्रदमन किस धर्म को मानता था? शैव धर्म, और शैव धर्म शिव के उपासक हुआ करते थे। ठीक है, और रुद्र से रुद्राक्ष याद आएगा, क्योंकि रुद्राक्ष जो है हम शिव जी के लिए अर्पित करते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड है ये। ठीक है, शक शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उज्जैन के एक स्थानीय शासक गिरदमल विक्रमादित्य, अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे हम बोलते हैं शक संवत 78, ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि ये शक संवत 78 है ना, तो ये शक वंश के अंदर राजाओं के द्वारा बनाई गई होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कुषाण वंश के शासकों के द्वारा बनेगा शक संवत, क्योंकि वो किसी शक वंश के राजा को हरा देंगे और उसको हराने की खुशी में वो शक संवत जारी कर देंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, देखिए उज्जैन के एक स्थानीय शासक गिरदमल विक्रमादित्य ने शक राजा रुद्रशिव तृतीय, आप समझना, रुद्रदमन अलग है और रुद्रशिव तृतीय अलग है, तो रुद्रशिव तृतीय को हराकर 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्थापित की। और ये जो विक्रम संवत है उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग उसको रखा है, उसका नाम विक्रम संवत 58। ठीक है, तो ये गिरदमल ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, यानी कि विक्रमादित्य क्या है? एक प्रकार की उपाधि है। ये सुना सुना सा लग रहा होगा, जैसे अपन बोलते ना चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय बोल दो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल दो। तो यहां पर क्या हुआ? गिरदमल विक्रमादित्य ने शक राजा रुद्रशिव तृतीय को हराकर 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत स्थापित की
और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ऐसे करके शायद 14 ऐसे कुछ राजा होंगे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी है। बट पूरी हिस्ट्री अपन पढ़ लेते हैं तो विक्रमादित्य की उपाधि के लिए अपन केवल चंद्रगुप्त द्वितीय को ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि लोकप्रिय बन गई, जिसकी भारत में संख्या कितनी बताई जाती है? 14, क्योंकि जो राजा थे वो विक्रमादित्य अपने आप को घोषित कर देते हैं। ठीक है, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा अत्यधिक लाभान्वित हुई, क्योंकि गुजरात में जो समुद्री व्यापार चल रहा था ना, तो बाहर के लोग आते थे, खरीदारी करते थे, यहाँ के लोग उनको बेचते थे, वो खरीदते थे, तो उससे क्या है, एक कम्युनिकेशन बना हुआ था। भारी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन था, जिसका शासन 130 से लेके 150, मैंने अभी आपको ना प्लस में अपन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भी याद करके रखें, एक आइडिया लग जाता है हमें कि भाई शकवंश के जो राजा है रुद्रदमन ने किस शताब्दी में शासन किया। तो 130 से लेके 150 के लगभग दिया हुआ है, तो ये चीज अपन को याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रुद्रदमन संस्कृत का प्रेमी था और उसने संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया, और इसके पहले के अभिलेख कैसी भाषा के थे? प्राकृत भाषा के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पहला वंश की। तो हमने शक को पढ़ लिया, शक में जो राजा थे उनको पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पहला वंश। तो पहला वंश का जो संस्थापक है माउस, और शक वंश का संस्थापक मैंने क्या बताया? म्यूस, मिलते जुलते नाम। ठीक है, अब देखिए उसने क्या पहला, यानी उसने पहला पाल रखा है। क्या पाल रखा है? माउस पाल रखा है उसने। ठीक है, इसके बाद में गोंदो फर्नेस आया। इसके शासन काल में प्रथम शताब्दी में भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचार प्रसारक आया, सेंट थॉमस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा फैक्ट है, मतलब ये क्यों है? क्योंकि देखिए पहला वंश का जो संस्थापक था वो था माउस, और फिर इसके बाद में पहला वंश में एक और राजा हुआ गोंदो फर्नेस। इस गोंदो फर्नेस के समय में एक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस नामक अंग्रेज आया, जो हमारे भारत में आके अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था। तो उसकी किसी ने भैया मद्रास में हत्या कर दी, इसकी ईसाई की। क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा था और अपने धर्म का ज्यादा ही प्रचार कर रहा था। तो सेंट थॉमस आया और मद्रास के पास मियालपुर में सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई। इसके बाद में कुषाण आए। ओके, तो हमने हिंदू यूनानी पढ़ लिया, हमने शक पढ़ लिया, हमने पहला पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे कैसे कुषाण। ओके, अब देखिए कुषाण वंश, यहां तक क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। मैंने क्या बोला? संस्थापक वगैरह, कोई प्रसिद्ध राजा वगैरह, इनके नाम याद करके रखो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ भैया कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश, ये जो कुषाण वंश है, देखो कु से कुषाण बन रहा है, कु से बन रहा है कुषाण। कुषाण वंश चीन की प्राचीन जाति यूची की ही एक शाखा थी। जो यूची जाति ने उस सीथियन को भगाया था, उस सीथियन आ गए तो शक बन गए। वो यूची की कुछ लोग जो थे ना, वो भारत में आए। ठीक है, तो यूची की एक शाखा भारत में आ गई, और कुषाण नॉर्थ सेंट्रल एशिया के खानाबदोश थे, तो उन्हीं की एक शाखा अपने भारत में आ गई, तो यही बाद में जाके कुषाण बने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिशेश। अब थोड़ा सा अटपटा नाम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, को पढ़िए। तो देखो कु से बन गया तुम्हारा कुषाण वंश, और कु से बन गया कुजुल। ठीक है, यहां पर एक वर्ड छुपा हुआ है कड़फिशेश, और उधर लिखा हुआ था बिम कटफिशेश। ओके, बिम कटफिशेश। तो यहां पर कुजुल कटफिशेश है, और उधर अगला जो राजा पढ़ने वाले हो वो बिम कटफिशेश पढ़ने वाले। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुजुल कटफिशेश ने कुषाण वंश की स्थापना करी थी 15 ईस्वी में। फिर आता है बिम कटफिशेश, साम्राज्य का विस्तार किया तथा शिवनंदी त्रिशूलधारी शिव के चित्र युक्त सिक्के चलाए। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि बिम कटफिशेश कुषाण वंश का राजा था, और इसके समय में इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, और इसके समय में हमारे पास कैसे सिक्के बने?
शिव जी छपे हुए थे उस पर, नंदी छपे हुए थे, त्रिशूलधारी शिव के चित्र युक्त सिक्के। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी प्रश्न बना सकते हैं कि किसके समय में त्रिशूलधारी शिव के चित्रयुक्त सिक्के जारी किए गए थे। तो हमारा आंसर निकल के आता है भीमकट विशेष। ठीक है, कुषाण वंश सर्वश्रेष्ठ का प्रसिद्ध शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क से कुषाण है और का से है कनिष्क। ओके, अगर ये पूछा जाता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क। अगर ये पूछा जाता है कि शक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो शक वंश का था रुद्रदमन। ठीक है, तो यहाँ कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकट विशेष, उसके बाद में आया भीमकट विशेष, फिर उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कनिष्क। ओके, कुषाण के पहले हमने पढ़ा पहला वंश। पहला वंश का संस्थापक था माउस, फिर उसमें पढ़ा हमने गोंदोफर्निस, और उसी गोंदोफर्निस के समय में आया था सेंट थॉमस, जिसकी मद्रास के म्यालपुर में हत्या कर दी थी। पहला वंश के पहले हमने क्या पढ़ा, शक वंश। शक वंश का संस्थापक कौन था, मेउस था। फिर उसी में हमने रुद्रदमन पढ़ा है और उसी में हमने रुद्रशिव भी पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही भी याद ध्यान रखना पड़ेगा कभी कौन कौन से राजा हैं, कौन से वंश में हैं, उनका क्रम क्या है। और ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, बार बार बोलो, आप भूल रहे हो तो उसको लिख के याद करो। ठीक है, कनिष्क ने अपने राज्यारोहण 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत की। 78 बार बार बोल चुका हूं, स से 7, स से शक। ठीक है, तो 7 आएगा यानी 7 आएगा। शक शक कई बार क्या होता है स्टूडेंट, 58 ईस्वी में और 78 ईस्वी में ही कंफ्यूज हो जाता है, तो सोचता है कौन सा विक्रम संवत और कौन सा शक संवत। तो शक संवत है 78 ईस्वी, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत की, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, राष्ट्रीय संवत हमारा 78 है शक। कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र, पश्चिम में बैक्ट्रिया, उत्तर में खेतान तक विकसित था। काफी बड़ा एरिया फैल रखा था कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यानी कनिष्क ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो किसको बनाया था, पुरुषपुर को बनाया था। एक शॉर्ट नोट्स और बना सकते हो, जैसे इधर हमने शासक का नाम लिख दिया और इधर हमने राजधानी लिख दी, है ना। कौन सा राजा है और उसने क्या राजधानी बनाई है, या कौन सा वंश है और उस वंश की क्या राजधानी रही है। तो ऐसे करके एक टेबल बना सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो मैंने अजातशत्रु, शुरुआत में बिंबिसार, अब बिंबिसार लिख दिया, इधर इधर राजगृह लिख दिया, इधर अजातशत्रु लिख दिया, इधर पाटलिपुत्र लिख दिया। बात समझ में आ रहा है। या यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिया, तो चंद्रगुप्त तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है वो लिख दिया। इधर हमने अशोक लिख दिया तो उधर विदिशा लिख दिया। ऐसे करके मतलब राजधानी, राजा, राजधानी, ऐसे करके आपका एक चार्ट टाइप का बन जाएगा। आप उसका रिवीजन करिए। जैसे कि हमने मान लीजिए राजा का नाम याद नहीं आ रहा, सातवाहन लिख दिया, इधर प्रतिष्ठान लिख दिया। बात समझ में आ रही ना। ऐसे ही आप वर्धन वंश में हर्षवर्धन पढ़ोगे, कन्नौज राजधानी रखना पड़ेगी आपको। इधर आप कनिष्क लिख रहे हो तो कनिष्क, इधर पुरुषपुर याद रखनी पड़ेगी। तो चीजों को क्या है, पहले डिटेल में पढ़ लो, डिटेल में पढ़ने के बाद उनको याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लो अपने तरीके से। अपने तरीके से बनाओगे तो जल्दी याद होगा, है ना। लेफ्ट में से राजा का नाम लिख दिया, उसके सामने लिख दिया, उसकी उपाधि लिखना चाहते हो तो उपाधि लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट्स में। बस केवल आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पे पहुंचता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचना। डिटेल में पढ़िए, आप डिटेल से फिर शॉर्ट्स तैयार करिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कनिष्क की राजधानी बनाई है, बताइए पुरुषपुर, तो अलग ही राजधानी है कि नहीं, पेशावर पाकिस्तान वाली। और मथुरा को द्वितीय राजधानी का दर्जा दिया था, यानी प्रथम राजधानी तो पेशावर ही थी, द्वितीय राजधानी मथुरा दे दिया था। अगर आपसे प्रश्न कर दें कि कनिष्क बताओ किस धर्म का अनुयायी था, कनिष्क जो था ना वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अब आपको याद आ गया होगा कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि बौद्ध संगीति 4 हुई थी, एक हुई थी 483 में, एक हुई थी 383 में, एक हुई थी 250 या 255 में, और एक हुई थी 100 ईस्वी में। 100 ईस्वी वाली जो हुई थी वो कनिष्क के समय में ही हुई थी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, चौथी बौद्ध संधि। ओके, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र, और उपाध्यक्ष भी थे इसके,
इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष जो थे ना वो उपासक थे। अब देखिए, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई कनिष्क के दरबार में चारक विद्वान थे, ठीक है। अपन शुद्ध देसी भाषा में बोलते थे अरे यार पांचक होंगे, सातक होंगे, आठक होंगे, अपन ना चारक होंगे, ठीक है। तो कितने विद्वान होंगे इसके दरबार में, बोले चारक होंगे, चारक। अब चारक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो चरक नाम से ही एक विद्वान है, एक तो चरक के नाम से ही एक विद्वान है जिसने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। और ये जो चरक संहिता जो बुक थी ना, ये चरक संहिता बुक थी, ये भी आयुर्वेद से संबंधित थी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। कौन, बोले चरक रहा करते, चरक। और चरक ने कौन सी बुक लिखी थी, चरक संहिता। और चरक जो थे ना वो थे चरक आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है इनका, ठीक है। बौद्ध विद्वान पाशर्व थे, इनका कोई ज्यादा विशेष नाम नहीं है। वसुमित्र थे, वसुमित्र को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वसुमित्र ने एक बुक लिखी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे महाविवाद सूत्र, ठीक है। अश्वघोष के मैंने आपको बताया था। नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ शायद आपको नागार्जुन की बुक शायद मैंने अश्वघोष बताई, ऐसा कुछ मैंने बता दिया, जबकि अश्वघोष तो खुद अलग विद्वान है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में भूल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने शायद अश्वघोष बुक बता दी है ना, ग्रंथ बता दिया। अश्वघोष ग्रंथ नहीं है, अश्वघोष खुद ही अपने आप में विद्वान है, ठीक है। तो अपन अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन को आप पढ़ेंगे, नागार्जुन है, अश्वघोष है, वसुमित्र है और चरक है, ठीक है। वसुमित्र बौद्ध दार्शनिक थे, संगीतकार भी माने जाते हैं और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था महाविवाद सूत्र, ओके, महाविवाद सूत्र। तो महाविवाद सूत्र में लास्ट में त्र लगा हुआ है और वसुमित्र में भी लास्ट में त्र लगा हुआ, तो एक सिमिलरिटी देख लेना आप, है ना। जैसे मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि महाविवाद सूत्र का लेखक कौन है और ऑप्शन में तुम्हें यही दे दे, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ऐसे नाम दे दे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है, देखिए बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा गया है, महाविभास सूत्र को। अभी बौद्ध धर्म का ये विश्वकोश है, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म का धर्मकोश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वघोष एक महान साहित्यकार थे जिनकी तुलना मिल्टन या वोल्टेयर से की जाती है। इसका प्रमुख ग्रंथ है बुद्ध चरित्र। ये एक्चुअल में ये बोलना था मेरे को, अश्वघोष की बुक बोलनी थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र बुक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया इसका प्रमुख ग्रंथ बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र। और ये एक और अच्छी बात है कि ये संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो बुद्ध जी का चरित्र लिखा हुआ है तो वो संस्कृत में लिखी हुई, ठीक है। इसकी तुलना वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य, देखिए बौद्ध धर्म का विश्वकोश अगर बोलते हैं तो महाविवाद सूत्र हो जाएगा, ठीक है, महाविवाद सूत्र हो जाएगा। लेकिन बौद्ध धर्म का अगर महाकाव्य बोल दिया या धर्मकोश बोल दिया तो वो किसको बोलोगे आप, वो बोलोगे बुद्ध चरित्र को, किसको बोलोगे, बुद्ध चरित्र को, ठीक है। चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिसका आयुर्वेद ग्रंथ था चरक संहिता, ये चरक संहिता। नागार्जुन महान दार्शनिक वैज्ञानिक थे, शून्यवाद का प्रणेता। देखो शून्यवाद के बारे में भी प्रथम, वैसे हमारे हिंदुस्तान में शून्य की खोज किसने की, पृथ्वी गोल है, किसने बताया, तो हमारे यहाँ पर एक नाम आता है आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट को अपन पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर पढ़ेंगे, ये गुप्त वंश में पढ़ेंगे इनको, गुप्त वंश में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको।
चरक संहिता मेडिसिन ग्रंथ है। चरक संहिता कैसा ग्रंथ है? चरक संहिता जो है वो एक मेडिसिन ग्रंथ है, ठीक है। कनिष्क कला, धर्म व संस्कृति का महान संरक्षक था। चीन, उत्तर पश्चिम भारत, यूरोप को जोड़ने वाला प्रसिद्ध रेशम मार्ग इसके राज्य से होकर गुजरता था। भारत में सर्वप्रथम सोने के चित्रयुक्त सिक्कों का निर्माण हिंद यवन शासकों ने या यूनानी, ठीक है। परंतु इन्हें प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? कुषाण शासकों को जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बोलते हैं सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है, तो यूनानियों को। और अगर ये कहते हैं कि जो सोने के सिक्के हैं उन्हें प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है कुषाण शासकों को। ओके। कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी वो 102 में हुई थी, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि चौथी बौद्ध संहिता के 2 साल बाद कनिष्क की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यानी कि चौथी बौद्ध संहिता हुई थी आपकी 100 ईस्वी में, 102 में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। यानी अगर आपसे पूछते कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक है वो वसुदेव, ठीक है। तो वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में कला व संस्कृति के बारे में देखते हैं। मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई हमारे हिंदुस्तान में, मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई वो इसी समय में हुई थी। यानी कि मौर्योत्तर काल का मतलब क्या हुआ? मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के बाद में क्या क्या चेंजेस आए वो है, ठीक है। जैसे कि मूर्ति पूजा की शुरुआत, मूर्ति पूजा तो पहले भी थी, बट क्या है अब जो मूर्ति है ना वो थोड़ी और भी शुद्धता से बनने लगी है, और भी क्लियर बनने लगी है। मतलब मूर्ति निर्माण में अब बहुत ही अच्छा परफेक्शन आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने मूर्ति निर्माण के लिए एक गांधार शैली को विकसित किया है। ओके, जो हेलेनिस्टिक आर्ट से हमने सीखा है। देखिए, मूर्ति कला की गांधार शैली यूनानी प्रभाव की शैली से युक्त है। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता है, यानी बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा इस शैली में देखने को मिलती हैं। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय है। मथुरा शैली में भारत में भगवानों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। उत्तर मध्य भारत में प्रचलित थी। इस शैली में बौद्ध, शैव, वैष्णव व जैन मूर्तियों का निर्माण हुआ था। अमरावती शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो स्वाभाविक है अमरावती जो है वो सातवाहन वंश हमने पढ़ा था। कई पुराणों व स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। महायान संप्रदाय का प्रचार रहा और संस्कृत व प्राकृत भाषा का विकास हुआ, ठीक है। यानी संस्कृत का और भी अच्छे से विकास हुआ। ये वो दौर है जब माइनस वाली जो ईयर है वो फिनिश हो चुकी है और प्लस में हम आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ संस्कृत और भी ज़्यादा अच्छे से विकसित हो चुकी है। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि जो वेद वगैरह आपके लिखे हुए हैं तो वहाँ भी संस्कृत का उपयोग है, बट वो इतना नहीं है कि हर एक डॉक्यूमेंट आपका उसी भाषा का हो। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के अंदर भी पाली भाषा का भी इस्तेमाल होता था, प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल, पाली भाषा का इस्तेमाल बौद्ध धर्म में और प्राकृत भाषा जैन धर्म में। तो ऐसे करके, ठीक है, भागवत धर्म भी था, शैव धर्म भी था। तो बाद में जाके संस्कृत पे आ गए और संस्कृत से फिर हिंदी पे आए, ठीक है। मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था। प्रथम शताब्दी में ग्रीक नाविक हिप्पलस के बारे में बताते हैं। एक नाविक था, मतलब जो जहाज चलाने वाला, ठीक है। हिप्पलस ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान में मानसूनी हवाओं की खोज कर ली। ये जो मानसूनी हवाओं की खोज की तो उससे क्या होगा, व्यापार में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। तो मानसूनी हवाओं की खोज की जिससे भारत से समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई, यानी समुद्री व्यापार हमारे भारत में और बढ़ गया। व्यापार व्यवसायों का संचालन व नियंत्रण व्यापारी व शिल्प संघों के द्वारा होता है, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड आज का, श्रेणी। यानी उस समय में जो श्रेणी जो थी ना, वो श्रेणी बैंक का काम करती थी। श्रेणी क्या करती थी? बैंक का काम करती थी। जैसे आज जो काम बैंक करता है, बैंक क्या करता है, आपके पैसे को बैंक जमा कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर आपको दे देता है। और बैंक कई बार जो है आपको कुछ फ़ायदा भी देता है, बीमा वगैरह भी करवा देता है। जो भी कई स्कीम रहती हैं बैंक की, जो स्कीम अपन ले लें, ठीक है। तो कहने का मतलब बैंक आपकी धरोहर के रूप में संपत्ति को रखता है और ज़रूरत पड़ने पे वो आपको वापस देता है। तो यहाँ पर क्या था, ये व्यापार व्यवसायों का संचालन नियंत्रण व्यापारी व शिल्प संघ, यानी कि
व्यापारी और शिल्पकारों का एक समूह हुआ करता था। मतलब व्यापारी और शिल्पकार जो आपस में मिल गए, क्योंकि उनका लेन देन होना है, व्यापार होना है, तो उन्हें पैसे की जरूरत ज्यादा है, तो उन्होंने कुछ ग्रुप बना लिए, उन ग्रुप को कह दिया श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या करेंगे, पैसे को अपने पास रखेंगे, जरूरत पड़ने पर दे भी देंगे। और देखिए श्रेणी प्रमुख होते थे, मतलब जो श्रेणी का जो प्रमुख होता था उसको ज्येष्ठ बोला गया। जैसे बैंक मैनेजर होता है ना, ज्येष्ठ, जेठक या श्रेष्ठी कहा। श्रेणी नियमों को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। श्रेणियां धन को धरोहर के रूप में रखकर उनसे प्राप्त धन के ब्याज से दाता की इच्छा अनुसार धार्मिक व सामाजिक कार्यों को लंबे समय तक करती थी। ठीक है, यानी कि जो खाता धारक है उसकी इच्छा से, उससे अनुमति लेके उसके पैसे पे, धन पे जो भी ब्याज बनता था जितना भी, तो उस ब्याज के पैसे को धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगा सकते थे। ठीक है, तो ये श्रेणी नियमों को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। श्रेणियां धन को धरोहर के रूप में रखकर उससे प्राप्त धन के ब्याज से दाता की इच्छा अनुसार धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लंबे समय तक उपयोग करती। ठीक है, श्रेणियां बैंक का कार्य भी करती थी। बैंक का जो काम आज होता है, समुद्री मार्ग में पूर्वी तट पर ताम्रलिपित। अब देखो एक चीज और सुनिए, अब यहाँ पर ये चीज लिखा है कि पूर्वी तट पर बंदरगाह कौन से थे, और यहाँ पे लिखा पश्चिमी तट पे बंदरगाह कौन से थे। जैसे ये हमारा ही भारत का हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे पश्चिमी तट, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसको कहेंगे हम पूर्वी तट। ओके, अब ये वाला जो एरिया है ये समुद्र के किनारे, और ये वाला एरिया भी समुद्र के किनारे। ठीक है, तो यानी गुजरात से स्टार्टिंग हो जाती है, तो पश्चिम में कौन कौन से बंदरगाह हैं वो देखेंगे, प्लस पूर्वी तट यानी पूर्व में कौन कौन से बंदरगाह। ठीक है, तो 3 यहाँ पे मिलेंगे और 3 यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी तट पर, यानी ये बंगाल वाला एरिया इधर का, पूर्वी तट पर एक ताम्रलिपित बंदरगाह था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ताम्रलिपित जो है एक बंदरगाह था। ठीक है, बंगाल से संबंधित ताम्रलिपित, अरिकमेडु, पांडिचेरी, अरिकमेडु, पांडिचेरी, और एक था कावेरी पत्तनम जो तमिलनाडु में। ठीक है, ये 3 बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह थे, ताम्रलिपित, अरिकमेडु और कावेरी पत्तनम। इनको तीनों को याद करने के लिए एक वर्ड याद कर लीजिए, तायका। ता से ताम्रलिपित, आ से अरिकमेडु और का से कावेरी पत्तनम। ठीक है, ये तीनों आप ऐसे ही याद करके रखिए। ये हो गए आपके पश्चिम के बंदरगाह उस समय के प्राचीन भारत में। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी तट के, ये तो हो गए पूर्वी तट के। ठीक है, ये पूर्वी है, पश्चिमी नहीं होगा। इसको अपन यहाँ पे लिखा है ना बंगाल वाला, इसको पूर्वी तट का बोलेंगे। और ये वाला होगा पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में गुजरात आता है। तो यहाँ पे बारवरीकम, भृगुकच्छिया, बेरीगाजा और सूरपारक। तो यहाँ 3 नाम याद करना है। देखो कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप 3 नाम याद करेंगे, बारवरीकम, बेरीगाजा और सूरपारक। ये 3 नाम याद करिए। अब कैसे याद करोगे, देखो बुरा, बेरी का सूप, यानी कि एक लड़के को बेर उबाल के उसका सूप पिला दिया, तो वो क्या कहता है लड़का, मुझे तो बुरा लगा बेरी का सूप, मुझे बुरा लग रहा है बेरी का सूप। ठीक है, तो बुरा यानी बारवरीकम, बेरी का सूप यानी बेरी गाजा, सूप यानी कि सूरपारक। ओके, तो यहाँ पर हमें इन तीनों की हमने एक ट्रिक बना ली कि हमें ये तीनों याद रहे। अब देखो बेरी गाजा, बारवरीकम, यहाँ पर क्या है, ये बेरी गाजा जो है भड़ौच, भड़ौच जो आएगा आपका कौन सा एरिया आएगा, गुजरात वाला एरिया आएगा। ठीक है, बारवरीकम जो है सिंध पाकिस्तान वाला एरिया आ गया। ये बेरी गाजा भड़ौच गुजरात वाला है। सूरपारक, सोपरा प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर हुआ करते थे। तो 3 बंदरगाह हो गए आपके पूरब के, और 3 बंदरगाह हो गए आपके पश्चिम के। एक जगह याद रखना हमें तायका, ताम्रलिपित, अरिकमेडु और कावेरी पत्तनम। और एक जगह हमें याद रखना है बुरा, बेरी का सूप यानी बारवरीकम, बेरी गाजा और सूरपारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहां से गुप्त काल की। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे छोटे छोटे राजवंशों को पढ़ रहे थे, और उन राजवंशों के संस्थापकों के बारे में पढ़ रहे थे, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो ये गुप्त काल आता है। गुप्त काल 240 से लेके 550 का जो समय है। अब यहाँ से जो भी आपकी ईयर चलेगी, ओके, जो भी ईयर चलेगी वो कैसी चलेगी, प्लस में चलेगी। अब आपका माइनस की समस्या खत्म। दूसरा बीच में ये जो हमने पढ़े ना, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये जो पढ़े हैं, इनमें भी अगर आपको ईयर में कंफ्यूजन है, तो जैसे कनिष्क का हमें पता है 102 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कनिष्क के समय में
जो है शक है। पहला वंश में एक राजा था, और शक वंश के अंदर रुद्रदमन है, रुद्रदमन का दिया है। हिंदू यूनानी के आक्रमण हुए थे। अब जो हिंदू यूनानी तो क्या है, ये पुराना है, प्राचीन है। अब इनको हम यहाँ पे साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शक भी विदेशी हैं, पल्लव भी विदेशी हैं, और कुषाण भी विदेशी हैं। और हिंदू यूनानी तो शुद्ध विदेशी है ही, क्योंकि ये तो ईरानी और यूनानी वाला ही है। तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, और इसलिए ही हिंद यूनानियों को हमने इनके साथ में पढ़ा है। क्योंकि हिंद यूनानियों को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब पढ़ लिया था हमने, लेकिन एक रिकॉल हो गया, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, उम्मीद है हो गई होगी क्लियर। क्यों, क्योंकि हमने उधर भी पढ़ा है इधर भी पढ़ा है, तो 2 बार पढ़ लिया तब तो तैयार हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने ये 3 बंदर का पूरब के, 3 बंदर का पश्चिम के, एक जगह याद रखना है ताय का, और एक जगह याद रखना है बुरा बेरी का सूप। ठीक है, और ताय का यानी ताम्रलिप्त हो गया, आ यानी अरकमेडी हो गया, का यानी कि कावेरी पत्तनम हो गया। ठीक है, और श्रेणी क्या है, श्रेणी वो लेती थी, वो बैंक का काम करती थी और धरोहर के रूप में पैसे रखती थी, और उसका जो ब्याज होता था वो ग्राहक के इच्छा के अनुसार धार्मिक कार्यों में लगा देते थे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी है कि एक नाविक हुआ करता था, उसका नाम था हिप्पलस। और हिप्पलस ने क्या किया था, हिप्पलस ने मानसूनी हवाओं की खोज की थी, जिससे समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। संस्कृत और प्राकृत भाषा का और भी विकास हुआ, और भी ज्यादा ये भाषाएं बढ़ने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा अमरावती शैली कहाँ पे प्रसिद्ध होगी, दक्षिण भारत में, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना, वैसे ही बता सकते हो। दूसरा, मथुरा शैली कैसी शैली थी, मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय थी, मूर्ति कला की शैली। मूर्ति कला में सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी बताई थी आपको, गांधार शैली। और यहाँ पर हेलेनिस्टिक आर्ट है, जिससे हमने प्रेरित होकर इसको गांधार शैली को विकसित किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो था वसुदेव कुषाण। कौन था, वसुदेव कुषाण। अगर आपसे कहें कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटविशेष। और कुजुल कटविशेष के बाद में कौन आया, बिम कटविशेष। और बिम कटविशेष के बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ कुषाण वंश के अंदर हम कनिष्क को भी पढ़ेंगे, कनिष्क के चारक विद्वान को पढ़ेंगे। और चारक विद्वान में चरक होगा, जिसने चरक संहिता लिखी है। अश्वघोष को पढ़ेंगे हम, और नागार्जुन को पढ़ेंगे, पार्षद को पढ़ेंगे। ठीक है, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है, यूनानियों को। लेकिन प्रचलित करने का सिक्का जो मतलब जो श्रेय जाता है प्रचलित करने का, तो वो जाता है कुषाणों को। ठीक है, भारत का आइंस्टीन या मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया है, नागार्जुन को कहा गया है कि नागार्जुन महान दार्शनिक और वैज्ञानिक। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन की एक बुक है, एक ग्रंथ है, माध्यमिक सूत्र, जो सापेक्षता का सिद्धांत से ही संबंधित है। देखो मैं इसका एक लॉजिक बताता हूं, जिससे आपको ये बुक भी याद हो जाएगी, ग्रंथ याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं नागार्जुन की। ठीक है, इस नागार्जुन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा, नाग प्लस अर्जुन। अब हम सोचेंगे कि नाग और अर्जुन के बीच एक संवाद हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए एक पेड़ है, और यहाँ पर अर्जुन खड़ा हुआ है, और अर्जुन के हाथ में तीर है, तो वो तीर चलाने वाला है अर्जुन। ओके, तो तीर चलाने वाला है, तो वो जैसे यहाँ पर उसने क्या है, एक वो अपने टारगेट को यहाँ पे सेट कर रखा है कि तीर लगाएगा तो टारगेट में लगे। बट क्या होता है, यहाँ से एक नाग ऐसे लटका हुआ है पेड़ से नीचे। तो अब वो क्या हुआ है, आपने क्या देखा है कि ये तो हो गया अर्जुन, और ये हो गया उसका टारगेट पेड़। बट आप क्या देख रहे हो कि मध्य में, ठीक है, मध्य में एक नाग आ जाता है। और मध्य में नाग आ जाता है तो माध्यमिक सूत्र हमें याद आता है। ठीक है, हम इसको किससे याद रखेंगे, मध्य से याद रखेंगे, माध्यमिक सूत्र। यानी मध्य में आ गया, तो मध्य में आ जाने से क्या होगा, मध्य में आ जाने से नाग और अर्जुन के बीच में एक बात होगी, चर्चा होगी, कि अर्जुन बोलेगा कि भाई बस तू इतना कर। देखो यहाँ पर एक बुक और याद आती है मेरे को, केवल इसी ट्रिक की वजह से, रस रत्नाकर। ठीक है, रस रत्नाकर, रस रत्नाकर भी एक बुक है, जिसे हम बस इतना कर से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे बैग में अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं हाइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है बस इतना कर, बस इतना कर। तो देखिए मध्य में आ गया, मध्य में आ जाने से वो नाग से क्या कह रहा है,
वस इतना कर, तो रस रत्नाकर हो गया, मध्य में आ गया तो माध्यम सूत्र हो गया। ठीक है, और अर्जुन का संवाद चल रहा है क्योंकि मध्य में नाग आ गया है, तो आपको याद रहेगा नागार्जुन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, अच्छे से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आयुर्वेद ग्रंथ चरक ने चरक संहिता लिखा था, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बौद्ध धर्म का महाकाव्य अगर पूछ ले किसे कहेंगे, तो बौद्ध धर्म का महाकाव्य बुद्ध चरित्र को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें बुद्ध जी के चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट रिपीट कर रहा हूं जिससे तुम्हें और अच्छे से याद हो जाए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं पड़ी कि जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को, सारे सिलेबस को खत्म कर दें। हमारा उद्देश्य है कि हम जितना पढ़ें उतना हमें याद रहे, दिमाग में बैठे वो, है ना, और दिमाग में बैठेगा तो आप तभी पेपर में कर पाओगे। अश्वघोष को हमने पढ़ा। अश्वघोष कौन था भैया? बड़ी बहुत अच्छा साहित्यकार था। उसी ने कौन सी बुक लिखी थी? बुद्ध चरित्र लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसमें कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अगर ये पूछा जाता है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था पुरुषपुर यानी पेशावर को। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद करा था। वसुमित्र का एक ग्रंथ बताया था मैंने, कौन सा? महाविभाज सूत्र। महाविभाज सूत्र मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है इस वजह से। और इसके अलावा राजधानी आपको याद रहेगी, पढ़ चुके हो। 78 शक संवत अपन को याद रखना है। और शक संवत कैसे आएगी? जब कनिष्क जो है किसी शक राजा को हरा देगा। ठीक है, उस वजह से उस शक संवत होगी। और उधर विक्रमादित्य पढ़ा है हमने, उधर जो विक्रम संवत है उस 58 होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा ना, शक संवत की शुरुआत वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है, तो ये कनिष्क के समय में हुई थी। कोई राजा को हरा के इसने शक संवत जारी करी होगी। इससे पहले शक वंश आएगा, उसके बाद कुषाण वंश था। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि त्रिशूलधारी शिव के चित्र युक्त सिक्के किसके समय में चले थे, तो वो बिमकट विशेष के समय में चले थे। और कुषाण वंश के संस्थापक आपको याद है, पहला मैं माउस बताया, एक बताया गोंदो फर्निस, और यहाँ पर एक नाम बताया सेंट थॉमस, जिसकी मद्रास के म्यालपुर में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हिंद यूनानियों के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। हिंद यूनानी आपने शक है तो सीथियन जाति है, तक्षशिला और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैले हुए थे। बट संस्थापक म्यूस याद रखना है। और शक वंश के अंदर हमें रुद्र दमन को याद रखना है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करूंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। और आज की क्लास में हमने हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में पढ़ा। और कल बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपका बढ़िया सा टॉपिक चालू होगा, गुप्त वंश। और गुप्त वंश से हम सारी ईयर्स को प्लस में करते चले जाएंगे, बीच में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी का जितना आपकी शीट में दिया हुआ है, जैसा दिया है आप उतना तो तैयार करके रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं बार बार एक ही चीज़ आपसे बोलता हूँ, बस कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर पढ़िए और बहुत अच्छे से कोर्स को आप कंप्लीट करते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ज़रूरतमंद जो भी स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर आप अपनी तरफ से एक इंसानियत के नाते उनको ज़रूर ये बताइए, क्लास के बारे में बताइए, जहाँ पर मैं आपको पूरा कोर्स एक करा रहा हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।